Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information hashtag FYI, where we are going to discuss the history of 8th February। जी हाँ, 8 फरवरी के दिन घटी घटनाओं पे आज हम नजर डालेंगे। साथ में है हमारे हिस्ट्री गुरु, जिनका करेंगे हम स्वागत इस सेशन में, और बिल्कुल जानेंगे उनसे कि 8 फरवरी के दिन की घटनाओं को जानना क्यों है इतना जरूरी। और यस, इस सेशन का लेट डाउन होगा क्वेश्चन एयर सेशन से, जहां से आपका FYI क्वेश्चन बैंक का एक नया पेज आज और एड ऑन हो जाएगा। सेशन शुरू करेंगे, पर उससे पहले बिल्कुल हिस्ट्री गुरु से एक बार जानेंगे कि सर क्यों है ये सेशन जरूरी कैंडिडेट्स के लिए एज पर द कंसर्न ऑफ देयर प्रिपरेशंस। हम अपने सारे एस्पायरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नए दिन और नई न्यूज के साथ। वो न्यूज होगी 8 फरवरी को, और यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज डिस्कस की जाएंगी, और उससे ये भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि उन न्यूज से कैसे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि हर एक न्यूज से क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं। और जो FYI क्वेश्चन बैंक का 10 क्वेश्चन पर डे डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, उनमें ऑप्शंस पर भी हम लोग गौर फरमाएंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल बढ़ेंगे इसी के साथ। देखेंगे पहला इवेंट जो हुआ था 1922 वाज द ईयर एंड 8th फरवरी वाज द डेट व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट वॉरेन जी हार्डिंग इंट्रोड्यूसेस द फर्स्ट रेडियो सेट इन द व्हाइट हाउस। तो किस तरीके का इवेंट था ये और क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? ये मैम बिल्कुल इंपॉर्टेंट इवेंट है। आज ही का दिन था 8 फरवरी और वर्ष था 1922, जब अमेरिका के राष्ट्रपति हार्डिंग जी ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट रेडियो सेट। और ये कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया? व्हाइट हाउस में। तो यहां से क्या आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि रेडियो सेट ये व्हाइट हाउस में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किस राष्ट्रपति के समय में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वहां पर राष्ट्रपति का नाम आपके सामने है, वॉरेन जी हार्डिंग। दूसरा, व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति के निवास को कहा जाता है? तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति। तो कोशिश यही करिए कि न्यूज से देखिए, न्यूज के तो आपके सामने है 1922 ऑन 8 फेब क्या हुआ? इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट रेडियो सेट। कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ? व्हाइट हाउस में। तो इस तरीके से हर एक न्यूज से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिल्कुल बढ़ते इसी के साथ देखते हैं अगला इवेंट जो हुआ था 1952 में। 1952 was the year, 8th February was the date when Elizabeth II was proclaimed Queen of United Kingdom। तो again a self-defined event, but yes, आपसे हम जानेंगे why is it so important। जी बिल्कुल मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। एलिजाबेथ द्वितीय की बात हो रही है, और ये प्रोक्लेम्ड के मीन्स होता है घोषित होना, यानी कि ये बनी थी महारानी यूनाइटेड किंगडम की 1952 में, आज ही के दिन 8 फरवरी को। इनके बारे में अगर और चीजें हम जानते हैं तो याद रखिएगा, एलिजाबेथ सेकेंड हैज बीन क्वीन ऑफ द यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सी इज हेड ऑफ कॉमनवेल्थ, यानी कि क्योंकि कॉमनवेल्थ का जो राष्ट्रमंडल है उनमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, और उन कंट्रीज का जो हेड होता है वो हेड कौन करती है? महारानी, ब्रिटेन की महारानी ही उसको हेड करती हैं। लगभग 12 कंट्रीज इसमें थे, और ये आजादी के बाद में यहाँ पर बहुत सारी चीजें आई देखने को मिलती कि बहुत सारे राष्ट्रकुल से, राष्ट्रमंडल के जो देश से वहां से अलग भी हुए कुछ देश। लेकिन अगर ओवरऑल राष्ट्रमंडल देशों के समूह की बात करते हैं तो उनका नेतृत्व कौन करता है, या कहें कि उनका हेड कौन होता है? तो एलिजाबेथ द्वितीय। और राष्ट्रमंडल खेलों का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें कि वही राष्ट्रमंडल देश भाग लेते हैं जो कि राष्ट्रमंडल के सदस्य देश कहे जाते हैं। बिल्कुल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट इवेंट व्हिच हेल्ड इन 1971। 1971 वो साल था, 8 फरवरी का दिन था, जब NASDAQ स्टॉक मार्केट इंडेक्स ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगेन अ सेल्फ डिफाइंड इवेंट, बट यस, आपसे बिल्कुल जानेंगे कि ये और इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। बिल्कुल मैम, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेस्डैक एक स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए 8 फरवरी 1971 को ये फर्स्ट टाइम ओपन किया गया। ये तो न्यूज रही आप लोगों के सामने, ईयर भी पूछा जा सकता है, नेस्डैक के बारे में पूछा जा सकता है। अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या यहाँ से बन सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर हेडक्वार्टर की बात की जाएगी नेस्डैक की, तो न्यूयॉर्क सिटी में यहाँ पर हेडक्वार्टर स्थित है। अगर इसके फाउंडर की बात की जाएगी तो गॉर्डन मैकलेन इसके फाउंडर का नाम था नेस्डैक के। और नेस्डैक है क्या? एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, जो सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का स्टॉक एक्सचेंज है, और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन को यानी कि कवर करता है, यानी कि जो भी मार्केट में कैपिटलाइजेशन होती है उसमें बहुत बड़ा योगदान नेस्डैक का है। और इसी तरीके से हमारे इंडिया में भी स्टॉक एक्सचेंज अगर बात करते हैं BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनमें से ही नेस्डैक एक सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बर्थडे इसकी किन किन के जन्मदिन आज होते हैं। 8 फरवरी के दिन कौन कौन अपना जन्मदिन मनाते हैं, किन किन पर्सनालिटीज का बर्थ डेट है 8th of February।
First personality is Zakir Hussain. 1897 was the year and yes the same date 8th February when Zakir Hussain was born. तो बिल्कुल सर आपसे जानेंगे कौन थे ये। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो बताएं मैं एस्पायरेंट को कि जाकिर हुसैन साहब हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही बन सकता है आपका। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हुआ था। 23 साल की उम्र में ही जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना दल के सदस्य भी ये बने थे, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। उसके बाद में 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी बने थे ये, और 1963 में इनको भारत रत्न सम्मान से भी नवाजा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने एवं उनकी अध्यक्षता में ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी गठित किया गया और इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी अपना योगदान दिया है। तो यानी कि हमको जाकिर हुसैन के साहब के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स मिल सकते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला, राष्ट्रपति किस नंबर के थे? तीसरे नंबर के। दूसरा, उनको भारत रत्न कब दिया गया? 1963 में भारत रत्न दिया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उसके उप कुलपति भी बने। उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी कुलपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो शोभा गुर्टू जी 1925 में जन्मी, कौन थी ये शोभा गुर्टू जी की अगर मैम बात करते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए, एक क्वेश्चन यही इनसे पूछा जा सकता है, ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, किस सेक्टर से रिलेटेड है। बिल्कुल इंडियन सिंगर है, याद रखिएगा, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ये सिंगर हैं। 2002 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा था। अगर इनके कुछ डांस की स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो याद रखिए ठुमरी, दादरा, कजरी और होरी, ये कुछ डांस की स्पेशलाइजेशन थी, उसमें इन्होंने ज्यादा काम किया है। बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो यस वी हैव जगजीत सिंह जी, आल्सो बोर्न ऑन द सेम डे, दैट वाज 1941। जगजीत सिंह साहब के बारे में तो सारे लोग जानते ही, हमारे एस्पायरेंट भी बिल्कुल जानते होंगे। अगर जब भी गजल की बात आती है तो जगजीत सिंह का नाम वहां पर लिया जाता है। अब जगजीत सिंह साहब का जन्म राजस्थान के गंगानगर जिले में हुआ था। इनकी गजलों ने, अगर कहें कि पुराने जमाने में अगर गालिब की बात करते हैं या फिराक गोरखपुरी की बात करते हैं या जोश मलिहाबादी की बात करते हैं, बहुत सारे जो गजल गायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक आयाम भी दिया है, उनकी याद भी लोगों को दिलाई है। तो हम कह सकते हैं कि इन गायकों का, चाहे वो जोश मलिहाबादी हो, फिराक गोरखपुरी हो, इन सारे लोगों को परिचय भी कराने वाले कौन थे? जगजीत सिंह साहब ही थे। और इनको भारत सरकार ने 2003 में पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा था। 2014 में उनके सम्मान में 2 डाक टिकट भी भारत सरकार ने जारी किए। बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो यस वी हैव जेम्स माइकल लिंगडॉफ। 1939 वाज द ईयर एंड 8 फरवरी वाज द डेट व्हेन दिस पर्सनालिटी वाज बोर्न। तो बिल्कुल सर आपसे जानेंगे कि हु वाज ही? ये जेम्स माइकल लिंगडो, शॉर्ट में इनको कहा जाता था JM लिंगडो, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं और भारतीय सिविल सेवा के, यानी कि इंडियन सिविल सर्वेंट भी रहे हैं। उसके बाद में ये चर्चित हुए जब ये CEC बनाए गए, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर काम किया 2001 से लेकर के 2004 तक। उसके बाद में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2003 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया और उसके बाद में इन्होंने कुछ इलेक्शन कमीशन में बहुत सारे सुधार भी किए थे, उसके लिए भी इनको जाना जाता है। बिल्कुल। Let's proceed to the next personality and that is Ashok Chakradhar. 1951 was the year, 8th February was the date when Ashok Chakradhar was born. तो बिल्कुल आपसे जानेंगे कौन थे ये? बिल्कुल मैम, अशोक चक्रधर के बारे में तो अगर कोई भी कविता लिखने का या कविता पढ़ने का शौकीन व्यक्ति है तो वो अशोक चक्रधर के बारे में बिल्कुल जानता है। अपने हास्य व्यंग्य कविताओं के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं अशोक चक्रधर जी। हिंदी के विद्वान भी हैं, लेखक भी हैं। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में इनका जन्म हुआ था और जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी और पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर के रूप में वे कार्यरत रहे थे। वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद में केंद्रीय हिंदी संस्थान और हिंदी एकेडमी के उपाध्यक्ष पद पर भी सुशोभित थे। यानी कि कहीं ना कहीं हिंदी का सेक्टर हुआ, कविताओं का सेक्टर हुआ, इन दोनों सेक्टर्स में इन्होंने काम किया है और भारत सरकार ने इनको इनके योगदान के लिए, जो इन्होंने साहित्य क्षेत्र में योगदान दिया है, उसके लिए 2014 में पद्म श्री सम्मान से इनको नवाजा। 1960 में रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन को उन्होंने अपनी पहली कविता पढ़कर सुनाई थी। यानी कि ये अपने हास्य, सबसे पहले तो ये जान लें हमारे एस्पायरेंट कि अगर कभी हास्य व्यंग्य की बात आएगी तो वहां पर अशोक चक्रधर जी का नाम लिया जाएगा। बिल्कुल।
नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट पुण्यतिथि किसकी होती है आज ही के दिन, जो कि है 8 फरवरी का दिन, तो बिल्कुल पर्सनैलिटी विच वी हैव विद अस दैट इज कल्पना दत्ता। 1995 वाज द ईयर, 8 फरवरी का दिन था जब कल्पना दत्ता जी का देहांत हुआ था। तो बिल्कुल सर आपसे जानेंगे कौन थी ये। बिल्कुल मैम, कल्पना दत्त जी की बात करते हैं तो एक बार हमने मास्टर दा की बात की थी, यानी कि सूर्य सेन जो कि मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और एक चटगांव आर्मरी केस हुआ था। जब इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो ये महिला भी हमारी जो कल्पना दत्त जी हैं, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई है। इंडियन नेशनल आर्मी जो सूर्यसेन जी की पार्टी थी, यानी कि मास्टर दा की पार्टी थी, उससे जुड़ी हुई थी। तो इनके बारे में कह सकते हैं प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी, मास्टर दा की क्रांतिकारी संगठन की सदस्य रही थी और चटगांव शस्त्रागार में भी सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की इन्होंने ये सदस्य रही, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो वी हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन। जल्दी से देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आज हमने सेशन में इंक्लूड किए हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। महाभाष्य वाज रिटन बाय, महाभाष्य किसने लिखी थी? गार्गी, मनु, बाना या पतंजलि? तो सारे के सारे चारों ऑप्शंस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सर डेफिनेटली कहीं ना कहीं महाभाष्य बोल सकते हैं इसको, या महाभाष्य जो एक है पर्टिकुलर कृति है। पतंजलि का नाम यहाँ पे निकल के आता है क्या? जी बिल्कुल मैम, आपने एकदम सही कहा। अगर महाभाष्य की बात की जाएगी तो पतंजलि के द्वारा लिखित पुस्तक है महाभाष्य। और ये फिलोसॉफिकल जो व्यूज की बातें हैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत सारी पुस्तकें। देखिए गार्गी का नाम लिया गया है। गार्गी एक विदुषी महिला थी वैदिक एज में। गार्गी, अपाला, घोषा, सिक्ता, इन सब महिलाओं के नाम जरूर याद करिएगा। बाण भट्ट, जी हाँ याद रखिए वही बाण भट्ट हैं जिन्होंने कादम्बरी की रचना की थी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस जो पुस्तकों से संबंधित हैं, पुस्तक और लेखक, ये क्वेश्चंस आपके बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंच प्रयाग। निम्नलिखित में से एक पंच प्रयाग में क्या है वो जो शामिल नहीं है? देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग या राम प्रयाग? तो डेफिनेटली इसका आंसर सर राम प्रयाग होना चाहिए। बिल्कुल मैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जानते हैं उत्तराखंड में अगर कभी भी हमारे एस्पायरेंट कभी उत्तराखंड गए होंगे तो वहां पर 5 प्रयागों की बात होती है। 5 प्रयाग हैं क्या? वहां पर 2 नदियां मिलती है। देखिए अब देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और एक विष्णु प्रयाग भी है। ये सब प्रयाग के हिस्सा है, लेकिन राम प्रयाग इसका हिस्सा नहीं है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो जरूर आप लोग जान लें। अगर देव प्रयाग की बात की जाएगी तो भगीरथी और अलकनंदा नदियां वहां पर मिलती हैं, तो वो प्रयाग देव प्रयाग कहलाता है। अगर कर्ण प्रयाग की बात करेंगे तो पिंडर और अलकनंदा नदियां जहां पर मिलती हैं वहां पर कर्ण प्रयाग होता है। रुद्र प्रयाग की बात करेंगे तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां जहां पर मिलती हैं वहां पर रुद्र प्रयाग होता है। और विष्णु प्रयाग की अगर बात करते हैं तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा नदियां मिलती हैं, वहां पर विष्णु प्रयाग होता है। जी चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। द इनिशिएटर ऑफ चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड वॉज। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की सर्जक कौन थी? गौरा देवी, सरलाबेन, राधा भट्ट, तीलू रौतेली? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो कहीं ना कहीं गौरा देवी इसका आंसर हो सकता है। जी बिल्कुल मैम, गौरा देवी इसका सही उत्तर है। तो हमारे एस्पायरेंट सबसे पहले तो सही उत्तर जान लें। अब थोड़ा सा चिपको आंदोलन के बारे में जरूर जानें। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा चिपको आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए। वृक्ष के जो चूंकि कहा भी जाता है कि वृक्ष अगर हैं तो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। कहीं ना कहीं पर्यावरण जो रोकते हैं, जो दूषित वायु है, सारी चीजों को रोकने का काम करते हैं। कौन करते हैं? पेड़ करते हैं। और इसमें पेड़ जब भी कोई काटता था तो पेड़ से चिपक जाते थे। तो इस आंदोलन के जनक की अगर बात की जाएगी तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन इससे जुड़े और भी बहुत सारे लोग थे। अगर सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया। और इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चमोली जिले में 1973 में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब इस आंदोलन का एक टैगलाइन था, कह सकते हैं एक स्लोगन भी था। कहा जाता था, क्या है जंगल के उपकार? क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये इसका स्लोगन था। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? ब्लू ग्रीन येलो, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लैक ग्रीन, ग्रीन व्हाइट या ब्लैक? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बिल्कुल प्राइमरी कलर्स सर कहीं ना कहीं क्या ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो सकता है? बिल्कुल मैम, इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक भी है, आरबीजी याद रखना। अगर आरबीजी याद है, रेड ब्लू ग्रीन, यानी कि लाल, नीला और हरा, ये आपके बेसिक कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं। क्योंकि जितने भी रंगों की उत्पत्ति हुई है इन्हीं 3 प्राथमिक रंगों से हुई है, इसीलिए इनको प्राथमिक रंग माना जाता है।
बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। जी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन है। जून 15, जुलाई 10, जून 5 या दिसंबर 8? जून 15 वुड बी द राइट आंसर। बिल्कुल मैम, बहुत नोन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात की जाएगी तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 जून। मतलब यूएन, जो 15 जून हमने कहा वो गलत। जी बिल्कुल, 5 जून है इसका सही उत्तर। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको घोषित किया था। और क्यों घोषित किया गया, जैसा कि अभी आप लोगों ने चिपको आंदोलन के बारे में मैंने बताया, वहां भी पर्यावरण को लेकर के था और यहाँ भी पर्यावरण के प्रति लोगों के मन में जागरूकता जगाने के लिए कि अपनी जो पर्यावरण है उसके प्रति अवेयर हो जाइए, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी शुरुआत की थी और 1972 में इसको पूरी तरीके से स्वीकृत कर दिया गया और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इट इज आस्किंग जुडिशियल एकेडमी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत की न्यायिक अकेडमी कहाँ स्थित है? चेन्नई, नागपुर, इंदौर, भोपाल? तो अनडाउटेडली आंसर इसका होना चाहिए भोपाल। बिल्कुल मैम, इसका आंसर भोपाल है। देखिए ये क्वेश्चन दो, इस क्वेश्चन का तो उत्तर आप लोगों के पास हो गया कि न्यायिक एकेडमी की बात की गई, जुडिशियल एकेडमी की बात की है, तो यहाँ पर भोपाल है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। लेकिन जो आप लोगों के जो भी इंस्टीट्यूट्स आते हैं, चाहे वो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट हो, चाहे नेशनल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट हो, तो जो भी मैं नाम ले रहा हूं यह पूरी एक इसकी लिस्ट है। उस लिस्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, उनको जरूर याद करके जाइए। इसी तरीके से नागपुर में भी एक इंस्टीट्यूट है, पर्यावरण से संबंधित ही इंस्टीट्यूट है, तो उसको जरूर पढ़ करके जाएं। इंदौर में भी एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इट इज आस्किंग कोबोल लैंग्वेज, COBOL, कोबोल लैंग्वेज इज यूज्ड इन, कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बिजनेस, मैथमेटिक्स, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन या नन ऑफ द अबव? तो आंसर होना चाहिए बिजनेस। जी बिल्कुल मैम, कोबोल का अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला जाता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज मींस बिजनेस से संबंधित है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, बिजनेस यानी कि व्यापार। बिल्कुल। वुड्स डिस्पैच इज रिलेटेड टू, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो कहीं ना कहीं प्रीवियस सेशंस में हमने डिस्कस किया भी था जी, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था। बिल्कुल। एजुकेशन, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या जुडिशियल रिफॉर्म्स? और जहां तक हमारी मेमोरी सही है, एजुकेशन इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल मैम, एकदम सही है, क्योंकि 1854 को वो एक्ट हुआ था, वो वुड डिस्पैच का मसौदा आया था, कहना चाहिए वो ड्राफ्ट करके आया था, और वो एजुकेशन के बारे में बताया गया था कि उसमें एजुकेशन का प्रोविजन था। अब यहाँ पर बहुत सारे कमीशंस हैं मॉडर्न इंडिया में। जब भी हमारे एस्पायरेंट बात करते हैं तो देखिए कुछ कमीशंस तो बिल्कुल याद रखिएगा, वुड डिस्पैच 1854, उसके बाद में हंटर कमीशन पूछा जाता है, सैंडलर कमीशन पूछा जाता है, राधा कृष्ण आयोग भी पूछा जाता है, इंच केप कमीशन भी पूछा जाता है। तो ये पूरी लिस्ट है एक, ये स्टार्टिंग वुड डिस्पैच से ही होती है। तो अक्सर पूछा, डेट भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। यहाँ पर तो ये पूछा गया किस सेक्टर से संबंधित था, लेकिन डेट 1854 है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 1857 में किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सर 1857 की बात है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। जी बिल्कुल मैम, एकदम सही है। बहुत नोन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। सबसे कहना चाहिए कि वृद्ध सम्राट, मुगल सम्राट भी ये रहे हैं, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। और जो कूच किया था, मेरठ से कूच करने के बाद में दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में अपना नेता चुना था क्रांतिकारियों ने। जो भी इसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग थे उनको बहादुर शाह जफर को नेतृत्वकर्ता माना। उनके नेतृत्व में ही 1857 का ये संग्राम हुआ था, जिसको 1857 का विद्रोह भी माना जाता है। बिल्कुल। बढ़ते इसी के साथ आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। On a sudden cardiac arrest, which of the following is advised as a first step to revive the functioning of human heart? अचानक हृदय रुकने पर मानव हृदय के कार्य को पुनर्जीवित करने के लिए पहले चरण के रूप में निम्न में से किसकी सलाह दी जाती है?
Mouth to mouth resuscitation, given external cardiac massage, sprinkling water on the face, giving cool water to drink. So कहीं ना कहीं बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए माउथ टू माउथ resuscitation होना चाहिए. जी बिल्कुल मैम सही, बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन है, किसी किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर ये दिया गया है कि जब भी किसी पर्सन की हार्ट बीट अचानक रुक जाए तो उसको तुरंत यानी कि प्राथमिक उपचार तुरंत कोई भी चीज वहां पर अवेलेबल ना हो तो क्या होना चाहिए, मुख से मुख पुनर्जीवन यानी कि ब्रीथ यानी कि माउथ टू माउथ जो ब्रीथ देने का कॉन्सेप्ट है वो इसमें फॉलो किया जाता है. बिल्कुल इसी क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे आज का सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, कीप ऑन कमेंटिंग एंड टेलिंग अस योर रिक्वायरमेंट्स सो दैट वी कैन वर्क अपॉन, एंड यस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट डू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन एंड बिकम द सब्सक्राइब व्यूअर. FYI के नए सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे नई घटनाओं के साथ, नए क्वेश्चनर्स के साथ. तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और याद रखिए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. थैंक यू सो मच.